सनी देओल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उसकी फ़िल्म की कामयाबी का, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले से इंसान को हमेशा डरना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको कामयाबी दी है तो ज़रूर इसका भी कोई मकसद होगा, और इस मकसद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन जिन के आपने कर्ज़ चुकाने हैं इस ज़िंदगी में, वो चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब यही समझते थे भाई कि धर्मेंद्र की लेगेसी इतनी बड़ी है, राइट। सुपरस्टार्स अपने लीग के धर्म जी हमेशा रहे, तो लेगेसी इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी लेगेसी को भी जो है ऐसा धब्बा लग सकता है। ये बहुत आपके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन अगर आप में सच्चाई की दौलत नहीं, ईमानदारी की दौलत नहीं है, इंसानियत की दौलत नहीं है, तो फिर वो दौलत किस काम की? जी नहीं, आपको एक बहुत अजीब ही बात बताऊंगा। ये मेरे साथ तो इसने किया ही तो शॉकिंग है, लेकिन कई नए प्रोड्यूसर्स आते, कई एग्जिस्टिंग पुराने प्रोड्यूसर्स होते थे, उनकी भी कई कंप्लेंट्स थी इस मुतल्लक में, और ये सब इंटरनेट के ऊपर थी, इनकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर थी। फिर मैं इंटरेस्ट तो नहीं गिन सकता, लेकिन शुरू में ये अमाउंट जो ऑन पेपर ऑफिशियल है वो है 1,77,25,000 1996-97 का, आज से 25 साल या 26 साल या 27 साल पुराना अमाउंट है, आई एम नॉट रॉन्ग। और उस वक्त उसके कुछ ही टाइम पहले धर्मेंद्र जी जो सनी के फादर हैं, उन्होंने एक खंडाला में फार्म ख़रीदा था 2 करोड़ रुपए में, ऐसा कुछ सुना मैंने। तो उनसे वो ही बेस्ट होंगे बताने वाले कि भाई उस पैसे की आज क्या वैल्यू है। 200 करोड़ है, 250 करोड़ है, 300 करोड़, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उस फार्म की वैल्यूएशन ऐसे में है। तुमने पैसे लिए हैं, तुम्हें इस आदमी के पैसे वापस देने पड़े। उसने कहा मेरे पास पैसे देने को नहीं है। तो फिर जज साहब ने कहा भाई तो फिर मैं इसकी सेटलमेंट ये होनी चाहिए कि ये तुम्हें उनकी एक फिल्म में काम करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, समझे, क्योंकि जितने पैसे तुम ले चुके थे उसके ऊपर इतने सालों का इंटरेस्ट भी बन जाता था, राइट है। तो उसने ओके कर दिया। मैं हाफ माइंड में बिल्कुल जो था ना, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि लिटिगेशंस, और मैं झगड़ेलू इंसान नहीं हूँ, अनलेस आई एम पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो मैंने कहा मुझे जज साहब अगर ऐसा ना हो मुझे पैसे ही दिला दीजिए। तो बोले वो पैसे दे नहीं पाएगा, कि उसने कहा है कि भाई मैं एक फ़िल्म कर लूँगा। और तो जज साहब ने उसका जब हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट बना ऑफ सेटलमेंट, उसमें यह था कि 3 महीने के अंदर उन्हें कहानी ओके करनी है, और उसके बाद 8 महीने के अंदर उन्हें फिल्म कंप्लीट करनी है, और कहानी 3 महीने में ओके करनी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ा, मैंने दूसरी कहानी एक सिलेक्ट की, और ये होते होते 2006 हो चुका था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2006-2007 की बात है। तो ये कहानी जो है सिलेक्ट और एक और करी, वो एक 4 भाइयों की कहानी थी है, और उसके बाद 8 महीने के अंदर उन्हें फिल्म कंप्लीट करनी है, और कहानी 3 महीने में ओके करनी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ा, मैंने दूसरी कहानी एक सिलेक्ट की, और ये होते होते 2006 हो चुका था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2006-2007 की बात है। तो ये कहानी जो है सिलेक्ट और एक और करी, वो एक 4 भाइयों की कहानी थी। उन्हें सुनाई, पहले उन्होंने ओके की, ओके करने के 3 महीने 4 महीने बाद बोलते हैं, मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ, तो बोलते हैं कि सुनील मुझे बुलाया, कहते हैं यार देखो अगर मैं सबसे बड़े भाई के रोल में हूँ, मैं जानता हूँ, और उन्हें लेटर दिया भाई ओवरसीज़ उनके वो देंगे। और मैंने कहा इसके पैसों का क्या? तो कहा सुनील पैसे जो हैं मैं लंदन जा रहा हूँ, और थोड़े दिन में मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा सारे। मैं कहा भाई 24 या 25 दिसंबर की बात है, जब वो फिल्म रिलीज़ होनी थी। तो कहा हाँ टाइम है, मैं पूरे पैसे कलेक्ट करके मार्केट करके तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ। ये सब करते करते पता चला प्रिंट्स दे दिए गए उसे, फिल्म रिलीज़ हो गई, क्रिसमस वीकेंड ख़त्म हो गया, न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर आने के बाद बैंक्स खुले, बैंक्स तो खुल गए, लेकिन पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उनके यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, देओल्स बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल अरेंजमेंट बहुत मुश्किल था। मुझे उसको सॉर्ट आउट करके, सपोर्ट करके, उनको किसी तरह उनकी वहाँ पे फिल्म की शूटिंग जो थी उनको अबैंडन करनी पड़ी, और वहाँ के जो बहुत कर्ज़े थे उनको पेमेंट करने के लिए बंदोबस्त करके वो वापस आ गए। इंडिया आने के बाद कुछ दिन वो
अपसेट थे कि उनके साथ इतना बड़ा फियास्को हो चुका था। लेकिन उसका ज़िम्मेदार सनी देओल के अलावा और कोई नहीं था। जो भी हुआ था वहाँ पे उसका ज़िम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी था। उसकी डिटेल में एलिसिडेट नहीं करना चाहूँगा। उसका कोई एक 28 दिन या एक महीना पूरा वो फिल्म सिटी में रोज़ रात की शूटिंग कर रहे थे। और मैं उनके पास लगातार जाता रहा, पूछता रहा, बोलता रहा, बस अभी आ रहे हैं पैसे, अभी कर रहे हैं, ऐसे सब बोल बोल के उन्होंने वो पूरा महीना निकाल दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक पॉइंट के ऊपर समझ आया कि भाई मेरा उनके यहाँ जाना उनको पसंद नहीं आ रहा था। फिर ऐसी कहानियाँ सुनता रहा कि जो लोग वहाँ पैसे मांगने आते थे कि पहले उनके साथ ऐसा होता है, नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है, पहले इनके कैबिन से बाहर होते हैं, फिर इनके सेक्रेटरी कैबिन से बाहर होते हैं, और फिर गेट बाहर जो गेट के दरवान हैं वही रोक देते हैं उनको। नमस्कार, मैं हूँ सुनील दर्शन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दर्द अब जाकर छलका है, ये क्या है पूरा मामला, कहाँ से शुरू हुआ था? ये दर्द बहुत गहरा और बहुत पुराना है, आजकल का नहीं है। लेकिन कुछ किस्सा कुछ ऐसा है कि मैंने सनी देओल के साथ उसके करियर की पहली फिल्म से लेके बेताब से लेके, जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन था मेरी कंपनी का, मेरे फादर की कंपनी तो, और वहाँ से लेके कई फिल्में उनकी, अनगिनत फिल्में मैं कहूँगा, डिस्ट्रीब्यूट की थी। और जब खुद फिल्म बनाने का सोचा तो कहीं ना कहीं सनी देओल को एक रिस्पेक्टेबिलिटी और एक आइडियल जैसे होता है ना, समझ के उसे कास्ट किया था। सनी देओल के साथ मैंने अपने पहले 3 साल में 3 फिल्में बनाई। पहली इंतकाम थी जो 1988 में आई, दूसरी थी लुटेरे जो 1993 में आई, और फिर अजय 1996 के एंड में आई। अजय फिल्म के रिलीज़ से कुछ 2.5-3 महीने पहले की बात है कि सनी देओल का बर्थडे था। 19 अक्टूबर 1996 की बात कर रहा हूँ। वो ऊटी में फिल्म, मेरे ख्याल से फिल्म का नाम ज़ोर था, उसकी शूटिंग कर रहे थे। और उनका मुझे सुबह फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, मैंने उनको विश किया तो उन्होंने कहा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो मुझे ना तो नहीं करोगे ना? मैंने क्या, ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा देखो, मैं अपना ओवरसीज़ ऑफिस शुरू करना चाहता हूँ, विजेता फिल्म्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फ़िल्म जो है, मुझे उसके राइट्स जो हैं वो ग्रांट करो। तो मैंने कहा मैं ग्रांट कर सकता हूँ भाई, लेकिन पैसे लगेंगे, कि ये बहुत महंगी फिल्म थी अजय उस वक्त में बनी हुई। उसमें कुछ 5 फॉरेन आउटडोर हुए थे, 7 आउटडोर इंडिया में हुए थे, सेट्स लगे थे, और बहुत बड़े स्केल पे बनाई गई फिल्म थी। तो मैं कहा भाई, जैसे मैंने उसके सारे पैसे दे दिए हुए थे, तो उसी हिसाब से मैंने कहा भाई आपको जो इसकी फ़िल्म की जो वैल्यू और प्राइस है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और उसने कहा हाँ बिल्कुल कर दूँगा, तो मैं पैसे दे दूँगा, तब करोगे? बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थॉट भाई एज एन एक्टर जो है उनके पास एक लीवरेज था कि वो फिल्म को मार्केट करते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। और उसने इतना बड़ा फ़ैसला लिया भाई हमारी फिल्म से ऑफिस शुरू करना, तो एक इमोशनल फैक्टर भी बनता था। और अब मेरी बैलेंस थोड़ी सी डबिंग थी, उन्होंने तुरंत मेरी डबिंग कर ली। फिर उसके बाद डबिंग कंप्लीट करते वक्त उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया मुझसे, और उन्हें लेटर दिया भाई ओवरसीज़ उनके वो देंगे। और मैंने कहा इसके पैसों का क्या? तो कहा सुनील, पैसे जो हैं मैं लंदन जा रहा हूँ और थोड़े दिन में मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा सारे। मैं कहा भाई 24 या 25 दिसंबर की बात है जब वो फिल्म रिलीज़ होनी थी। तो कहा हाँ टाइम है, मैं पूरे पैसे कलेक्ट करके मार्केट करके तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ। अब वो करीब डेट आने लगी तो मैं भी घबराता रहा, मैं भी बार बार पूछता क्या? बोले बस पैसे आ रहा, मैं आ रहा हूँ। एक दिन जब फिल्म की रिलीज़ के बहुत करीब आ गए तो पता चला, बोले कि मैं थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ आने में, तो मेरा आदमी तुम्हारे पास आ रहा है और उससे ज़रा वो तुम्हें से बात कर लेगा। तो आदमी आ गया, उसने मुझे कहा कि भाई हम तो सिर्फ प्रिंट की डिलीवरी लेने आए हैं, तो पेमेंट कहाँ है? ये पेमेंट तो आपको पहले डिपॉजिट करनी पड़ेगी ना। तो उसने सनी जी से फ़ोन करके सनी देओल से बात करवाई मेरी, और उसने कहा देखो सुनिए, मैं लंदन में हूँ, मेरे पैसे जो थे मैंने तुम्हें देने थे, लेकिन उसका कुछ मेरा जो है वहाँ पे बैंकिंग, क्रिसमस वीक है, तो वहाँ पे क्रिसमस से कुछ दिन पहले बैंक्स बंद हो जाते हैं और फिर न्यू ईयर के बाद खुलते हैं, ऐसा कुछ है। ये कह के मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें पैसे तो पूरे दे ही दूँगा, तो तुम प्लीज़ डिलीवरी दे दो, लेटर जो चाहिए
हम अकॉर्डिंगली पास कर सकते हैं। तो मैं सोचा हाँ भाई ये भी सही है, और ये कहाँ जाएगा, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, कोई कारण नहीं है ऐसा ना कि भाई ये मुझे डिसऑनर करे। फिल्म भी अच्छी थी, कमर्शियली राइट फिल्म थी। ये सब करते करते पता चला प्रिंट्स दे दिए गए उसे, फिल्म रिलीज़ हो गई, क्रिसमस वीकेंड ख़त्म हो गया, न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर आने के बाद बैंक्स खोले, बैंक्स तो खुल गए, लेकिन पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद वो बॉम्बे आए और फिर एकदम तुरंत जो है वो बहुत बिज़ी हो गए। एक फ़िल्म थी कोई उन्होंने नई शुरू की थी, उसका कोई एक 28 दिन या एक महीना पूरा वो फिल्म सिटी में रोज़ रात की शूटिंग कर रहे थे। और मैं उनके पास लगातार जाता रहा, पूछता रहा, बोलता रहा, बस अभी आ रहे हैं पैसे, अभी कर रहे हैं, ऐसे सब बोल बोल के उन्होंने वो पूरा महीना निकाल दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर जैसे वो शूटिंग ख़त्म हुई तो उन्हें कहा कि भाई मैं 1 महीने का आउटडोर करने को एक और फिल्म शुरू कर रहा हूँ और जयपुर जा रहा हूँ, तो तुम जयपुर आ जाओ, मुझे यहाँ तो टाइम है, जयपुर मिल के बात कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा ऑड लगा, लेकिन मैंने कहा भाई ज़रूरत मेरी है, काम मेरा है, तो आई हैव टू गो देयर। तो जयपुर गया, वहाँ पे जाके उनके साथ बैठ के जब बात करने का मौका मिला कुछ दिन बाद, तो उन्होंने मुझे कहा देखो तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, तुम्हारे मेरे साथ इतने एज अ फिल्म मेकर भी इतने रिलेशनशिप है, हमारा लंबा चला है, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तो मैंने तुम्हें पैसे देने, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत प्रेशर्स हैं, तो मैं तुम्हें पैसे फ़िलहाल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और मैं तुम्हारा पूरा काम कर दूँगा। तो मैंने कहा क्या, वो कैसे? तो उसने कहा देखो तुम कुछ 6 महीने जो हैं मुझे मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम लंदन है, तो मेरी उसमें सहायता कर देना, उसका कि वो फिल्म बन जाए और मेरे कर्ज़े उतर जाएं, और फिर तुम 30 सितंबर के बाद जो है मैं तुम्हारे पास जो है तुम्हारी फ़िल्म शुरू कर दूँगा इमीडिएटली। तो मैंने उस वक्त जानवर का स्क्रिप्ट लिख लिया था। अच्छा तो ठीक है, 6 महीने इंतज़ार करना है। फिल्म लाइन में उस वक्त 6 महीने को बहुत वो महत्व नहीं दिया करते थे, मैं कहा चलो एट अ गो वो फिल्म बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने बहुत अपनी ईमानदारी से क्योंकि मैं कितना बड़ा हूँ या छोटा हूँ ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। मैं ये देख रहा था सामने वाला कुछ कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, जबकि वो अपने करियर के जेनिथ पे था, बोलते हैं ना ऊंचाई, इतनी ऊंचाई थी। अजय, घातक, जीत, बॉर्डर, ज़िद्दी, 5 फिल्में जो सारी की सारी सक्सेसफुल और सुपर सक्सेसफुल फिल्में थी, वो उस 1 साल के दौरान में रिलीज़ हुई, लेकिन पैसे का नामो निशान नहीं दिखा। वहाँ फिल्म की शूटिंग में भी उसकी बहुत कहानियाँ हैं, वहाँ क्या क्या हुआ, और उनमें मैं अगर फिर डेल्व नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो आउट ऑफ द परव्यू है इस वक्त। लेकिन जब एक पॉइंट ऐसे हुई कि भाई वहाँ पे बहुत परेशानी हुई, तो मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। फाइनेंशियल कुछ और अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत थी उनके लिए, और यहाँ पे उनसे उनके यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, दियोल्स बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल अरेंजमेंट बहुत मुश्किल था। मुझे उसको सॉर्ट आउट करके, सपोर्ट करके, उनको किसी तरह उनकी वहाँ पे फिल्म की शूटिंग जो थी उनको अबैंडन करनी पड़ी, और वहाँ के जो बहुत कर्ज़े थे उनको पेमेंट करने के लिए बंदोबस्त करके वो वापस आ गए। इंडिया आने के बाद कुछ दिन वो अपसेट थे कि उनके साथ इतना बड़ा फियास्को हो चुका था, लेकिन उसका ज़िम्मेदार सनी देओल के अलावा और कोई नहीं था। जो भी हुआ था वहाँ पे उसका ज़िम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी था। उसकी डिटेल में एलिसिडेट नहीं करना चाहूँगा। और उसके बाद उन्होंने आते ही यहाँ पे जो डेटें उन्होंने मुझे कही थी, भाई 30 सितंबर के बाद मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो पता चला उन्होंने किसी को डेटें दे दी, कोई फिल्म गेस्ट अपीयरेंस कर लिया, पैसे ले लिए, और एक और पिक्चर बल्क पैसे साइन करके ले लिए, और जाके हैदराबाद में शूटिंग करने लगे। तो मैं उसे वहाँ मिलने गया, उसने कहा तुम आ जाओ, मैं वहाँ कहानी सुन लेता हूँ। तो मैं गया वहाँ, जाके मैंने उसे कहानी सुनाई। जब मैंने कहानी उसे सुनाई तो कहानी मेरी फिल्म जानवर की थी। तो उन्होंने जानवर की कहानी सुन के मुझे कहा कि सुनील, मुझे इसमें दम नहीं लगता, मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत इस पर और मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले इशारा तो मुझे आ गया कि जिस कहानी को मैं अपने मतलब होता है ना
अपने जिगर और जान से इमोशनल एक्सपीरियंस जैसा होता है रिवॉर्डिंग बन सके, ऐसी कहानी वो इसको समझ नहीं आ रही, मतलब कितने मेंटल प्रेशर में होगा या जो भी इसके है कि मुझे अभी फिर घुमाने के नेक्स्ट चक्कर में ले रहा है। और मैंने भी फैसला कर लिया भाई अगर इनको नहीं समझ आती तो कोई ना कोई हमको इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं और 2-3 महीने रुका, मैंने डिसाइड किया भाई इसके बाद ये वापस बॉम्बे आया, अभी डेट देता हूँ, अभी ये करता हूँ, अभी वो करता हूँ, कुछ हुआ नहीं। एक दिन मैंने सोचा भाई मैं जाके अभी इनको कुछ मुझे अप्रोच अपना बदलना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया, मैं गया इनको मिलने महबूब स्टूडियो में, इन्होंने अपनी पिक्चर शुरू कर ली थी दिल लगी उस वक्त। तो मैं उनके सेट पे गया तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती देखी जो मेरे इंटरेस्ट के विरुद्ध थी और जिसे मैं मेरे साथ एक होता है ना मेरे विश्वास को तोड़ती हुई कुछ हरकतें हुई। तो उसको मैंने कॉम्बैट किया। जब उसको कॉम्बैट किया तो उनको वो शॉक हो गए कि भाई वो होता है कभी इंसान पकड़ा जाए गलत करता हुआ। तो हमारे बीच में कुछ ऐसा मोमेंट ऑफ फीलिंग आया कि भाई इसके आगे ना वो मेरे साथ काम करना चाहता ना मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा। तो उसने मुझे कहा ऑफिस बुलाया अगले दिन, और उस वक्त मिस्टर भाग सिंह जो पहले धर्म जी के सेक्रेटरी होते थे, फिर इसके सेक्रेटरी थे और फिर बॉबी देओल के सेक्रेटरी बाद में बन गए थे, तो वो भी मौजूद थे, अभी स्वर्गवासी हो गए वो। और उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम्हारे जो पैसे देने हैं मैं बिल्कुल तुम्हारे पैसे देना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम थोड़ी देर कुछ दिन इंतज़ार कर लो, कुछ महीने, और मैं तुम्हारे पैसे विद इंटरेस्ट पूरे तुम्हें वापस कर दूँगा। मैं बोला चलो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कबूल करने के अलावा, तो मैंने मान ली बात और मैं आगे निकल पड़ा। मैं जानवर कास्टिंग में लग गया, मैंने वो फिल्म बनाई, इसने दिल लगी नाम की फ़िल्म बनाता रहा जिसमें खुद डायरेक्टर था, और मेरे पैसों का कुछ जिक्र भी नहीं हुआ, मैंने भी प्रेशराइज़ नहीं किया। फिर दिल लगी का फेट जो होना था वो हो ही गया, और मुझे समझ आया भाई इसमें फिर अभी और टाइम लगने वाला है। तो उनको टाइम मिलता गया, मेरे पे उस साथ में उनकी जो होता है ना कि देने की जो नीयत यस वो बदलती हुई चली गई। यस एक पॉइंट के ऊपर समझ आया कि भाई फिर मेरा उनके यहाँ जाना उनको पसंद नहीं आ रहा था। फिर ऐसी कहानियाँ सुनता रहा कि जो लोग वहाँ पैसे मांगने आते थे कि पहले उनके साथ ऐसा होता है, नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है, पहले इनके कैबिन से बाहर होते हैं, फिर इनके सेक्रेटरी कैबिन से बाहर होते हैं, और फिर गेट बाहर जो गेट के दरवान हैं वही रोक देते हैं उनको। वो दौर से भी गुज़र लिया। मैंने जाके फिल्म मेकर्स कंबाइन और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो थी उसमें जाके कंप्लेंट फाइल की, हियरिंग्स हुई, हियरिंग्स में एसोसिएशन ने मेरे फेवर में अवार्ड दिया। उसको इन्होंने जाके कोर्ट में चैलेंज कर लिया। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद ये लॉन्ग ड्रॉन हो गया। फिर कोर्ट में हाई कोर्ट में मैटर गया तो हाई कोर्ट ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बरूचा, कितनी बड़ी पोस्ट के एक आदमी को इस मैटर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराया गया। आर्बिट्रेशन हुई तो सनी साहब वहाँ आए और कहते हैं कि भाई मैं उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, उन्हें बेइज्जत डिफेम कर रहा हूँ। राइट है, मैं क्या अपने पैसे मांगना किसी को डिफेम करना होता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे डिफेम हुआ। तो उनका एक कज़न है गुड्डू धनोआ जो उनको साइन करना चाहते थे, लेकिन जब उनके कज़न गुड्डू धनोआ को पता चला कि मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ तो गुड्डू धनोआ ने उनको उनकी फ़िल्म में साइन नहीं किया, ऐसा उन्हें बताया। तो जज साहब भी जो थे वो भी अम्यूज़ थे, आई एम श्योर, इस बात सुन के। तो जज साहब ने उसको क्लियरली कहा भाई ये तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी, तुमने पैसे लिए हैं, तुम्हें इस आदमी के पैसे वापस देने पड़े। उसने कहा मेरे पास पैसे देने को नहीं है। तो फिर जज साहब ने कहा भाई तो फिर मैं इसकी सेटलमेंट ये होनी चाहिए कि ये तुम्हें उनकी एक फ़िल्म में काम करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, समझे, क्योंकि जितने पैसे तुम ले चुके थे उसके ऊपर इतने सालों का इंटरेस्ट भी बन जाता था। राइट है, तो उसने ओके कर दिया। मैं हाफ माइंड में बिल्कुल जो था ना, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि लिटिगेशंस, और मैं झगड़ेलू इंसान नहीं हूँ अनलेस आई एम पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो मैंने कहा जब
कहा मुझे जज साहब अगर ऐसा ना हो मुझे पैसे ही दिला दीजिए। तो बोले वो पैसे दे नहीं पाएगा कि उसने कहा है कि भाई मैं एक फ़िल्म कर लूँगा। और तो जज साहब ने उसका जब हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट बना ऑफ सेटलमेंट, उसमें ये था कि 3 महीने के अंदर उन्हें कहानी ओके करनी है और उसके बाद 8 महीने के अंदर उन्हें फ़िल्म कंप्लीट करनी है और कहानी 3 महीने में ओके करनी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ा, मैंने दूसरी कहानी एक सिलेक्ट की और ये होते होते 2006 हो चुका था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2006-2007 की बात है। तो ये कहानी जो है सिलेक्ट और एक और करी, वो एक 4 भाइयों की कहानी थी। उन्हें सुनाई, पहले उन्होंने ओके की, ओके करने के 3 महीने 4 महीने बाद बोलते हैं, मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ, तो बोलते हैं कि सुनील मुझे बुलाया, कहते यार देखो अगर मैं सबसे बड़े भाई के रोल में हूँ, मैं जानता हूँ, और लेकिन अगर मैंने ये फिल्म में ऐसे काम कर लिया तो फिर मैं सीनियर आर्टिस्ट बन जाऊँगा, तो भाई कुछ ऐसा कर सकते हो, कहानी बदल सकते हो। मैं फिल्म तो कर ही रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मैं इमीडिएटली आया, मतलब कहानी बदलनी है। तो एक डायरेक्टर राइटर है आनंद गांधी और मिस्टर रॉबिन भट्ट जो मेरे रिश्तेदार भी है और फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर थे, इन दोनों से फिल्म लिखवाई और आनंद से राइट्स खरीदे कुछ फिल्म के एट्सेट्रा, और उनको पेश की कहानी। जब कहानी पेश की तो उन्होंने कहा हाँ ये कहानी ठीक है। फिर बोला कि कुछ दिन बाद बोलते हैं ज़रा मुझे एक बार जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर है उनसे स्क्रीन प्ले राइटर जो है सॉरी, उनसे मुझे मीटिंग करनी है। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो मैंने उनको भिजवा दिया, तो उसके साथ अपने असिस्टेंट जो थे चीफ असिस्टेंट उसको भेजा और सारी उनके साथ डिस्कशन की, 2-2.5 घंटे बैठ के चाय पी, बात की, कोई इल्म नहीं कि सामने वाला करना क्या चाहता है और बहुत अच्छी कहानी है और इसका एक्शन बड़ा होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सुनील तो फिल्म ही बड़ी बनाता है, तो छोटी फिल्म का तो सवाल ही नहीं उठता उसके बनाने का। तो ये होते होते कुछ 2008 हो चुका था, अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं उस वक्त मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। मेरा बेटा यूएसए में था, उससे पहले कुछ यूके में काम थे, शोज़ वगैरह थे, तो उसके लिए जाना पड़ा था। तो जब मैं वापस आया तो मैंने कॉल किया भाई डेट्स का क्या, बोले सब हो चुका है, बस अब डेट्स अलॉट होनी है, डेट्स का पता करे तो कोई जवाब ही देने को है। तो मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे मुझे एक और सनी देओल का करीबी इंसान मिला। उसने मुझे पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई बस सनी के साथ फिल्म शुरू करूँ, 1-8 महीने पिक्चर की डेटें होनी है और फिल्म बन जाएगी। तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आर यू श्योर? मैं रेस्टोरेंट से वापस आया तो मैंने पहले अपने वकील को फ़ोन किया। मैंने कहा ये बात मेरे मन में थोड़ी सी डिस्टर्ब की है कि आर यू श्योर का क्या मतलब होता है। कोई इंसान है जो मेरे से कुछ ज़्यादा जानता है, राइट है, और मुझसे श्योर मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब है। तो मेरे वकील ने उनको लेटर डाला। तो यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि उन्होंने जवाब क्या दिया। कहा कि आपने डायलॉग्स कहाँ अप्रूव कराए। तो मेरे एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी, डायलॉग्स मैंने अप्रूव कराने थे। तो मैंने बोला यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बोले इतने में वो टाइम जो पीरियड था 11 महीने का वो एक्सपायर हो गया था। तो ये पूरी मैनूवरिंग हो चुकी थी उनसे। खैर फिर बाद में पता चला कि एक साउथ की बहुत बड़ी कंपनी थी जेमिनी नाम की, उनके साथ मैंने अपनी फ़िल्म का नेगोशिएशन कर लिया था और वो मेरी फ़िल्म एक्वायर करना चाहते थे। ऐसी बातचीत थी मार्केट में कि ये भी उनको कुछ बेचना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उसको एक्वायर करने से इनकार कर दिया था उस वक्त। तो लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था मैटर में। और तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज एंड शॉक कि भाई उन्होंने फिर ये मैटर को फिर ड्रॉप कर दिया। फिर समझ आया कि इनके यहाँ एक आदमी आ गए थे बीच में जो इनके लीगल एडवाइज़र कम मैनेजर कम, ये एक होता है ना, एक ऐसा कंधा होता है ढूंढा जाता है इनके यहाँ बार बार, जिसके कंधे पे रख के गोली चलाई जाए और अगर गोली लग गई सामने वाले को तो गुड, और नहीं लगी तो उसके ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं वो। तो ये वही आदमी है, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा, जो जब अभी रेड फोर्ट के ऊपर जब जो आदमी ने झंडा लगाया था ना, मैं उनका नाम नहीं, फिर उसके बाद आई थिंक उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो यही आदमी थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया था इस मैटर में। और फिर लिटिगेशन में उस ड्यूरेशन में बीच में प्रोलॉन्गिंग और वो सब जो
जो होता है आजकल कोर्ट्स में। आज ही गहलोत जी ने, राजस्थान के सीएम ने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई लीगल्स में कई लेयर्स हो गए हैं। मैंने इस मैटर को उसके बाद फिर कोर्ट ले गया, कोर्ट में सिर्फ डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने मैटर को सुन के एडमिट किया। लेकिन लीगल्स आजकल इंसान रहता है कि नहीं, केस कायम रहता है, ऐसा हो गया है। तो वो मैटर आज तक कोर्ट में खड़ा ही है। इनसे कुछ लोगों ने बीच में पूछा तो मुझे पता चला कि उनको शायद याद ही नहीं है कि मैटर के है कि नहीं है। कितने साल और ये कितने पैसे थे, और शुरू में कितने पैसे थे, और इंटरेस्ट के साथ अब कितने होते हैं? मैं इंटरेस्ट तो नहीं गिन सकता, लेकिन शुरू में ये अमाउंट जो ऑन पेपर ऑफिशियल है वो है 1,77,25,000 1996-97 का। आज से 25 साल या 26 साल या 27 साल पुराना अमाउंट है, आई एम नॉट रॉन्ग। और उस वक्त, उसके कुछ ही टाइम पहले, धर्मेंद्र जी जो सनी के फादर हैं, उन्होंने एक खंडाला में फार्म ख़रीदा था 2 करोड़ रुपए में, ऐसा कुछ सुना मैंने। तो उनसे वो ही बेस्ट होंगे बताने वाले कि भाई उस पैसे की आज क्या वैल्यू है। 200 करोड़ है, 250 करोड़ है, 300 करोड़, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उस फार्म की वैल्यूएशन ऐसे में है। अभी ये केस कहाँ, कौन से कोर्ट पे चल रहा है, कब मतलब लास्ट सुनवाई? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के डबल बेंच में है। 2017 की शुरुआत में शायद ये लास्ट हियरिंग हुई है, और उसके बाद एडमिट हुआ है, उसके बाद हियरिंग नहीं होती वहाँ पे। इतनी लंबी, मतलब 2017 के बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अब इसका कारण, इसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा लेटर फाइल करता हूँ कोर्ट में, रिक्वेस्ट फाइल करता हूँ कि मेरा मैटर को सुनाया जाए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो आपकी लीगल टीम क्या कहती है इस तरह के मैटर में, इतना लंबा गैप उसके बाद भी सुनवाई नहीं? बॉम्बे में मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या जज का, मैं मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये मैटर जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये तो मैं हमेशा कहना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं सनी देओल से बहुत गलत तो हुआ है, लेकिन जस्टिस अगर मुझे टाइमली नहीं मिले तो वो भी सही नहीं होता। धर्म जी से कभी आपने बात नहीं की? आपकी दोस्ती, मैंने देखा कि बॉबी आपके ऑफिस में यहाँ बैठा करते थे, हम लोग इंटरव्यू यहाँ करते थे, ऐसा लगता था कि बॉबी का, देवल्स का इस ऑफिस में वो है। और ये मैं 7-8 की बात कर रहा हूँ, 2000। जी हाँ, मैंने अपने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाया है उन लोगों के साथ। बॉबी को भी, जब तक बॉबी के साथ काम की, 3 फिल्में बनाई, मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत तब नहीं थी। अच्छा, सनी से ये सब चल रहा था, लेकिन बॉबी के साथ लगातार आप काम कर रहे थे? जी हाँ, मुझे एक दिन मैंने आपको बताया था भाग सिंह जी के बारे में, तो भाग सिंह जी ने मुझे कहा था, सुनील दोनों मैटर कंबाइन मत करो, बॉबी तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, तो अगर कोई फिल्म हो जिसमें तुम बॉबी को कास्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे बताना। तो जब अक्षय कुमार का बरसात में इशू हुआ, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इशू हुआ, तो आई हैड टू, मुझे तो अपनी फिल्म सेव करनी थी कि सारी डेटें मैच थी, फिल्म शुरू हो चुकी थी स्टफ। तो मैंने भाग सिंह जी को फ़ोन किया, तो भाग सिंह ने इमीडिएटली कहा कि तुम आ जाओ और तुम्हारा काम। और मैं भी इनसिक्योर, जैसे आपने सोचा ना, तो मैंने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था वो बहुत एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कहता था कि वो क्लियर था कि अगर मेरे अलावा जब तक मेरी फिल्में जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइन होती हैं वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब वो कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसा एग्रीमेंट मेरे ख्याल से बहुत कम बनता रहा होगा। वो सिर्फ विश्वास दिलाने को था, और मैंने उस विश्वास में मैंने बॉबी ने कोई गलत नहीं किया। हाँ, आज की डेट में शायद बॉबी मेरे बारे में कुछ और सोचे या बोले, क्योंकि फैमिली फर्स्ट आती है, सच्चाई, जबकि धर्म फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन परिवार फर्स्ट आता है। आपकी अंतिम बातचीत सनी देओल के साथ या बॉबी देओल के साथ कब हुई थी और क्या हुई थी? जी नहीं, मैंने सनी देओल से बस उसके बाद कभी बात ही नहीं की। कितने साल? 15 साल 16 साल जो हो गए। बात करने की दशा ही नहीं थी। क्या बात करूं? कितना चोट दे सकता है कि इंसान आपको? कितने लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप थे।
इंडस्ट्री में और भी लोग, जैसे उन्होंने कहा था आर यू श्योर, और वहीं पर से कहीं फिर आपको एक झटक, ऐसा बहुत लोग और भी थे जो कहते रहे होंगे कि मतलब अपने अपने किस्से सुनाते, जब किसी एक का पैसा और एक के साथ ऐसी घटना होती तो लोग ये भी बताते कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ। जी नहीं, आपको एक बहुत अजीब ही बात बताऊंगा। ये मेरे साथ तो इसने किया ही तो शॉकिंग है, लेकिन कई नए प्रोड्यूसर्स आते, कई एग्जिस्टिंग पुराने प्रोड्यूसर्स होते थे, उनकी भी कई कंप्लेंट्स थी इस मुतल्लक में, और ये सब इंटरनेट के ऊपर थी, इनकी इंफॉर्मेशंस इंटरनेट के ऊपर थी। फिर मैंने देखा एक दिन कि भाई कुछ 2009-10 के बाद ये सारी खबरें इंटरनेट से सब क्लीन, एक इमेज क्लीन हो जाता है ना, तो कोई पुरानी खबर, पुराना कुछ उसके बारे में इंटरनेट पे कोई जिक्र नहीं है ही ना। जैसे कोर्ट आपको बरी करता है, वैसे इंटरनेट में ही बरी कर दिया है। धर्म जी से कभी बात हुई आपकी इस पूरे मैटर पे, और क्यों नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो? देखिए, मैं धर्म जी को इसमें बीच में नहीं लाना चाहूँगा इस वक्त। धर्म जी एक हमने बचपन से जब से पैदा हुए तो जो सिनेमा देखा उसमें धर्म जी की एक बहुत प्रशंसनीय, मीडिया ने जो इमेज 6 डेकेड्स में क्रिएट किया है, तो एक बहुत ही प्रशंसनीय और आदर समान कहते हैं ना इमेज है। तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा जिससे उनकी सीनियरिटी के ऊपर कोई दबाव लगे। हम लोग, हमारा बिजनेस मैटर है, मैं इसको कितने सीनियर आदमी के आई वुड नॉट वांट टू स्पीक एनीथिंग रिगार्डिंग हिज उनकी इसमें बारे में। धर्म जी के परिवार के साथ मेरा ऐसा ख्याल है, हमारा एक बहुत गहरा संबंध था। हम धर्म जी की बहुत सारी फिल्में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हमारे इक्विपमेंट पे कई फिल्में उनकी बनी थी। हम उनकी फिल्म जिसमें उन्हें काम किया था, समाधि के वर्ल्ड वाइड कंट्रोलर हैं, और बहुत हमेशा इज़्ज़त से, सम्मान से, आदर से उनकी सीनियरिटी को और उनके परिवार को, प्रकाश आंटी को, उनकी फैमिली को हमेशा यही समझा भाई कि ये एक रिश्ता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी चीज़ का कोई आदर नहीं किया गया। रिश्ते दो हाथ से, ताली दो हाथ से बजती है। तो जब ये ऐसा सब हुआ है तो कई सवाल, बहुत सवाल हैं जिनका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे कोई भी शब्द या कोई भी बात व्यक्त करने से, हर बात तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ डिस्टर्ब होगी, तो मैं नहीं करना चाहता। क्या डिग्निटी है, मतलब मैं ये भी कह रहा था, बॉबी से आपकी लास्ट बातचीत या अभी बातचीत होती है आपकी? जी नहीं, बॉबी देओल के साथ मेरी जो 3 फिल्में बनाई, वहाँ तक बॉबी से मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप से ज़्यादा भाई वो भी एक छोटे भाई की तरह था भाई, कि सनी देओल को भी ऐसा ही एक दोस्त या भाई, जो भी कहोगे समझ। मैंने तो यही समझा कि मुझे यही सिखाया गया था, और कोई डिफरेंस नहीं था। बॉबी के साथ तो बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं था। मैंने ऑन रिकॉर्ड, आप अगर देखेंगे, मैंने कहा कि अगर देओल फैमिली का फाइनेस्ट एक्टर है, अंडररेटेड है, तो वो बॉबी देओल है। कि जो मेरी फिल्म थी शाका लाका बूम बूम, उसमें उसने शायद अपना पहला टोटली नेगेटिव रोल किया था, और इतनी कमाल की परफॉर्मेंस थी बॉबी की। वो फिल्म ना चली अलग बात है, लेकिन हर फिल्म की कोई गारंटी तो नहीं होती वो फिल्म चलेगी। अब अगर सनी आपके साथ काम करना चाहें, कई बार होता है कि ये जो भी है चीज़ें, हम प्रोफेशनल होते हैं तो काम को तवज्जो देते हैं। इस समय सनी का स्टारडम एक अलग लेवल पे है, गदर सुपर हिट हो गई है, लोग एक सुपरस्टार की तरह उनको देख रहे हैं, जो कि बीच में पिछले 1-1.5 दशक ऐसा नहीं था। तो आप काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं गदर के सक्सेस के बाद तो डेफिनेटली जो है ये बात नहीं कहूँगा कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ। सनी देओल के साथ तो काम शुरू किया था, जो ये काम है फिल्म मेकिंग का, तो वो तो कहीं मेरे लिए एक वो खुदा होते हैं या जो पेडेस्टल पे होते हैं, मैंने उसे हमेशा वो इज़्ज़त दी थी। लेकिन एक दिन जब वो पेडेस्टल से गिर जाता है, सब टूट जाता है, आपके सब अरमान, ख्वाब, सपने जो थे वो सब चूर चूर हो गए। और सनी देओल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
उसकी फिल्म की कामयाबी का। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले से इंसान को हमेशा डरना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको कामयाबी दी है तो ज़रूर इसका भी कोई मकसद होगा, और इस मकसद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन के आपने कर्ज़ चुकाने हैं इस ज़िंदगी में, वो चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी आप पिछली बार बात हुई थी, तो हालांकि ये बात हुई थी लेकिन आपने कभी ऐसे मुखर होकर खुलकर नहीं कहा था सनी देओल के बारे में। पहले आपने इंटरव्यूज़ दिए, आपने बताया कि आप कह चुके हैं, लेकिन फिर चीज़ें साफ हुआ इंटरनेट से। इस समय ऐसा क्या था जो आपने मीडिया से बात की? बात समय की नहीं है, समय गुजरता जा रहा है। मैं भी वो उस एज पे नहीं हूँ जहाँ पे जवानी थी। मैं भी आज सीनियर हूँ। सनी देओल से कुछ साल छोटा ज़रूर हूँ उम्र में, और सनी देओल भी जो थे वो नहीं है। वही बहुत भगवान, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने उसे उस मुकाम पे गदर टू दी है। और जो अनिल शर्मा को मैं बहुत, मतलब वाकई अनिल शर्मा ने बहुत ही कमाल करके दिखा दिया है। एक एक्टर को फिर 15 एक फ्लॉपी होगी बीच में सनी देओल के पास, उसके बाद फिर भी जो है ना उनकी इमेज को समझ के उसको राइट प्रोजेक्ट किया है। मुझे उसकी ज़िंदगी, उसके करियर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या है, जो मेरा राइटफुल हक है और जो लॉन्ग ओवरड्यू है, राइट है, आई थिंक इंसानियत के नाते, शराफत के नाते, और ख़ुद को खुदा समझते हैं जो लोग, उनको वो खुदा बने रहने के नाते मुझे राइटफुल जो मेरा बनता है वो मुझे लौटा देना चाहिए। अभी बीच में एक खबर भी आई थी, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने वो किया था, नोटिस जारी किया था कि उनका जो सनी विला है उसको लेकर। इस खबर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो अफसोस की बात है कि ये सब के हम सब यही समझते थे भाई कि धर्मेंद्र की लेगेसी इतनी बड़ी है, राइट। सुपरस्टार्स अपने लीग के धर्म जी हमेशा रहे, तो लेगेसी इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी लेगेसी को भी जो है ऐसा धब्बा लग सकता है। ये बहुत, आपके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन अगर आप में सच्चाई की दौलत नहीं, ईमानदारी की दौलत नहीं है, इंसानियत की दौलत नहीं है, तो फिर वो दौलत किस काम की? सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सारे लिसनर्स को और आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया है। मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं कल नहीं मांग पाया अपने पैसे, तो आप सब मेरी ज़रूर सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आपके भाई हैं, को जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, कि भाई इंसानों के साथ इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए। धन्यवाद।